हेलो दोस्तों, क्रॉस स्टडी सर्कल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रवि। आप लोगों को पिछले क्लास में समझाया कि और रिवीजन हम लोगों ने किया कि हमारा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है। अब आज हम लोग क्लास करेंगे डीपीएसपी का, जो कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम जानेंगे कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व क्या क्या हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आप लोग तो हिंदी जानते ही होंगे, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। चलिए हम लोग समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अर्थ क्या हैं। डीपीएसपी उसे हम कहते हैं जो कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को कायम जो रखने के जो व्यापक कार्यक्रम होते हैं उसको हम डीपीएसपी कहते हैं। जैसे देखिए किसे मैंने बताया, जो सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम। वन सेकेंड। सामाजिक एवं आर्थिक जो लोकतंत्र है हमारा, उसको कायम रखने के लिए जो उसमें कार्य किए जाते हैं उसे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और ये नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है, और ये भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसके अंतर्गत ये डीपीएसपी हमारे आते हैं। अब चलिए अब देखते हैं इसके क्या क्या नीति निर्देशक के प्रभाव के बारे में समझते हैं। ये हमारा कहाँ से लिया गया है, ये नीति निर्देशक तत्व हमारा आयरलैंड से लिया गया है, और इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, ये भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, यह अधिनियम कितने के द्वारा बनाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 के द्वारा बनाया गया था। और ये नीति निर्देशक तत्व ये हमारे गांधीवाद सिद्धांत पर आधारित है, और ये स्वतंत्रता आंदोलन पर भी आधारित है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद को प्रवर्तित किया गया है और उसे कौन से अनुच्छेद को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। चलिए इसमें देखते हैं अनुच्छेद नंबर 38(2) को इसमें जोड़ा गया है। ये किसके माध्यम से जोड़ा गया है, ये देखिए संशोधन जो है, ये इसे याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये संशोधन कब हुआ था और कितने नंबर संशोधन के अंतर्गत ये अनुच्छेद आते हैं, इसीलिए इसे याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए ये अनुच्छेद 38(2) है जो कि संशोधन करके इसे जोड़ा गया था। कितने संशोधन करके, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में इसे जोड़ा गया था। और 29F में F को भी जोड़ा गया था। ये किसके तहत जोड़ा गया था, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उसी तरह अनुच्छेद 39A, इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और भी जोड़े गए थे, जो है 43A, 39A, ये तो हम लोगों ने समझा। और इसके बाद है ये 48A भी है। कितने नंबर है, 48A। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, ये 48A भी साथ में है। ये 48A को भी जोड़ा गया था, 1976 में ही जोड़ा गया था ये 48A को ही। और अनुच्छेद 45 में परिवर्तन सिर्फ किया गया था, ये देखिए यही था 45, सिर्फ अनुच्छेद 45A में परिवर्तन करके जोड़ा गया था। इसके अंदर सिर्फ परिवर्तन हुआ था। ये कब जो परिवर्तन करके इसे 45 को जोड़ा गया था, ये 2002 में जोड़ा गया था। इसके पहले हम लोगों ने देखा। और अनुच्छेद 43B इस किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 43B को 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी डीपीएसपी की विशेषता क्या क्या है उसके बारे में समझते हैं। चलिए इसे देखते हैं।
डीपीएसपी की विशेषता यह है कि ये ऐसे विचारों के रूप में है, डीपीएसपी जो कि राज्य द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षा की जाती है। ये डीपीएसपी अपेक्षा करता है कि राज्य के द्वारा ये सब कानून जो भी लागू हो उसे पालन किया जाए। दूसरी विशेषता है कि ये गैर नियोजित है, इसका कोई नियोजित नहीं है किया गया है। और तीसरी विशेषता देखें तो ये राज्य की मनमानी शक्तियों को नियंत्रण करने के लिए स्पेशली ये बनते हैं। तीसरा में प्रस्तावना के विजन स्तर को विस्तार से देखा गया है। और फोर्थ में ये नैतिक दायित्व हमारे क्या क्या हैं ये विशेषता को दर्शाता है। ये नैतिक दायित्व की विशेषता को बताता है कि हाँ पर्सन के नैतिक दायित्व क्या क्या है, और ये लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में और निर्माण करने में अपने देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में बहुत सहयोग ये देता है। अब चलिए देखते हैं कि डीपीएसपी का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। डीपीएसपी का वर्गीकरण ये 3 प्रकार से किया गया है। ये देखिए, आप लोग ये देख रहे हैं, ये डीपीएसपी को एक गांधीवाद के सिद्धांत पर भी देखा गया है, डीपीएसपी को समाजवाद के सिद्धांत पर भी देखा गया है, और उदारवादी सिद्धांत पर भी देखा गया है। ये देखिए, गांधीवाद सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। गांधीवाद सिद्धांत के अंदर अनुच्छेद नंबर 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 आते हैं। आप लोगों ने देखा ये गांधीवाद के सिद्धांत के अंतर्गत काम करते हैं। और समाजवाद में देखें तो ये 48, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 है। समझ गए? इसमें देखिए दोनों कॉमन है, दोनों में समानता है कि 43 और 47 ये गांधीवाद के सिद्धांत को भी दर्शाते हैं और समाजवाद के सिद्धांत को भी दर्शाते हैं। दोनों में यही समानता है कि ये दोनों पक्ष को दर्शाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि गैर परिवर्तनीय के क्या क्या कारण हैं, क्यों ये चेंज नहीं होते हैं, इनको क्यों नहीं परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, ये देखिए, संशोधन की कमी के कारण इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। निरक्षरता का अधिक होना, यदि हम किसी देश में हमारे देश में यदि निरक्षरता ज़्यादा है तो इसके कारण से भी रुकावट पैदा करती है इसको परिवर्तन करने में। यह हमारा विभाजन का ऐतिहासिक प्रभाव इस पर पड़ता है, और इसके विविध सामाजिक वर्ग के लोग के कारण, जैसे ST SC OBC जनरल, ये सब विविध प्रकार के वर्ग हैं, इसके कारण भी रुकावट पैदा करता है तो इसको परिवर्तन करने में, इसीलिए इसे गैर परिवर्तनीयता कहा गया है। अब चलिए इसके में देखते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है, UCC जिसको बोलते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज में छाया हुआ था और ये अभी करंटली चल ही रहा है। UCC क्या है? UCC एक समान नागरिक संहिता, आप समझे तो ये नागरिकों के लिए स्पेशली लागू किया जाता है। ये नागरिकों UCC का ये अनुच्छेद देखिए, ये अनुच्छेद आता है 44 के अंतर्गत। 44 आर्टिकल में ये UCC के बारे में बताया गया है। ये पूरे देश में एक समान कानून को लाने के लिए, एक लागू करने के लिए ये समान नागरिक संहिता को बनाया गया है। इसका आशय आप समझे तो जैसे धर्म हो गया या जाति हो गया या वर्ग हो गया, इससे ऊपर उठ के देश में एक समान कानून लाता है और इसे कोई वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, ये सब के लिए समान कानून का प्रावधान करता है। UCC के पक्ष में कुछ तर्क देखें तो आप कह सकते हैं कि यह कानून के समानता को स्थापित करने में बहुत सहायता करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। ये कानून को समानता स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है, और ये देखा जाए तो ये महिलाओं के लिए भी सशक्तिकरण में बहुत सहायक ये सिद्ध होता है। और ये वोट बैंक को भी, राजनीतिक जो चीज़ें चलती है इनको करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकता है। वोट बैंक की राजनीति और महिला सशक्तिकरण और ये समानता स्थापित करने में ये सहायक होता है। और देखा जाए तो इनको समाज को आधुनिक बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, आधुनिक बनाने में। UCC के विपक्ष में बहुत सारे चुनौतियां हैं, जैसे कि पर्सनल लॉ का पुराना इतिहास, उसे त्यागना बहुत कठिन है। ये इतनी आसानी से लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसके बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जिनको सामना करके ये लागू करना पड़ता है।
और दूसरी चुनौती देखें तो ये हमारे व्यापक सहमति को पर अभाव डालता है। इसमें व्यापक सहमति का अभाव होता है क्योंकि इसमें कई लोग चाहते हैं कि यूसीसी आए, कई लोग चाहते हैं नहीं आए। इसीलिए इसमें समूह का मतलब सहमति का, पब्लिक की सहमति का बहुत आवश्यक रोल रहता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी जैसे अदर पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं कि यहाँ हमारे पास हमारे स्टेट में यूसीसी नहीं लागू करने देंगे, और अभी हाल फिलहाल में ये कहाँ, मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में ये शायद लागू हुआ है यूसीसी। दूसरी चुनौती देखें तो ये राजनीतिक की इच्छा शक्ति का अभाव रहता है। राजनीतिक दल भी नहीं चाहते हैं कि इसे लागू करें, क्योंकि ये जानते हैं कि इसमें वोट बैंक का खेला भी है। इसके वजह से ही राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी बहुत अभाव देखा गया है। और देखें तो हमारे जो सांस्कृतिक और हमारे जो परंपरा है, ये विविध के कारण विविधता इतनी सारी है हमारे देश में, सांस्कृतिक विविधता, जो कि एकल पर्सनल लॉ को प्रारूप को तैयार करना ये चुनौती से बहुत भरा हुआ कठिन कार्य है। इसीलिए ये सब चुनौती के कारण यूसीसी को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हें यदि हम लोग देखें तो यूसीसी तो यदि लाना हो तो ये आपसी सहमति से और एक दूसरे की बातचीत से व्यापक रूप से समावेशी के समाधान हमें मिल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि डीपीएसपी और मूल अधिकार में क्या अंतर है। देखा जाए डीपीएसपी और मूल अधिकार तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो, ये कंपेरिजन कर सकते हो कि ये क्या दोनों में अंतर है। अब बताइए आप लोग, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से। ये देखिए, और ये डीपीएसपी ये गैर परिवर्तनीय है, इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स है जो परिवर्तनीय है, समझ गए? और डीपीएसपी को सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र इनमें शामिल है। और मूल अधिकार में देखा जाए तो, मतलब फंडामेंटल राइट्स में देखा जाए तो राजनीतिक, लोकतंत्र तथा नागरिक का अधिकार शामिल इनमें किया गया है। और आगे देखें तो ये समूह केंद्रित पर काम करती है और ये व्यक्ति केंद्रित पर काम करती है। और इसका प्रभाव देखें तो इसका प्रभाव सकारात्मक ही देखने को मिला है। डीपीएसपी का प्रभाव ये सकारात्मक ही रहा है, और ये फंडामेंटल राइट्स का प्रभाव ये प्रतिबंधित है। निजी व्यक्तियों के लिए और राज्य पर ये प्रतिबंध लगाने का काम करती है। कौन? ये फंडामेंटल राइट्स। और डीपीएसपी ये सकारात्मक प्रभाव का है, राज्य पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि डीपीएसपी की क्या क्या मतलब नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आलोचना इसकी क्या क्या है। ये पहला नंबर, ये गैर परिवर्तनीय है। गैर परिवर्तनीय मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, मतलब कह सकते हैं कि इसे लागू करने के लिए कोई कानून का आधार नहीं है। दूसरी बात, ये तर्कहीन रूप से व्यवस्थित है। तीसरा, इसमें पूरी तरह से अस्पष्टता का अभाव पाया जाता है। चौथा, इसकी प्रवृत्ति प्रक्रियात्मक रूप से होती है। और लास्ट देखें तो ये संवैधानिक टकराव इनमें ज़्यादा पैदा होते हैं डीपीएसपी के मामले में। डीपीएसपी का महत्व चलिए आगे समझते हैं कि डीपीएसपी का महत्व क्या क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीपीएसपी का महत्व। देखें तो ये आप कहें तो ये प्रकाश स्तंभ है। जिस तरह प्रकाश चारों ओर रोशनी फैलाती है, ये उसी तरह ये प्रकाश की तरह उपयोगी है। ये अदालतों के लिए एक समझिए पथ प्रदर्शन का काम करती है। किसके लिए? ये पथ प्रदर्शन का काम करती है। एक सेकेंड, किसका काम करती है? पथ प्रदर्शन का। किसके लिए? ये पथ प्रदर्शन का काम किसके लिए करती है? ये अदालत के लिए करती है। दूसरा बात देखें तो ये कल्याणकारी राज्य बनाने का एक विजन रखती है, जो कि जिससे हमारा राज्य आगे बढ़ सके। इसकी प्रकृति देखा जाए तो ये सकारात्मक दायित्व इनमें पाया गया है। नेक्स्ट देखें तो ये प्रशासनिक कार्यों में कार्यपालिका का निर्देशन करती है। और
विदेशों के साथ भी ये मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। सरकार के प्रदर्शन के लिए मानक और निर्णायक प्रशिक्षण भी ये प्रदान करता है। ये मूल अधिकारों के समझा जाए तो इसे मूल अधिकारों का पूरक माना गया है। किसको? डीपीएसपी को मूल अधिकारों का पूरक माना गया है। यह मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे मूल अधिकार के साथ क्या क्या संबंध है। मूल अधिकारों के साथ हमारे कौन से वाद उससे संबंधित है, वो हम लोग एक बार उस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस वाद में क्या हमें रिजल्ट मिला है। तो पहला वाद हम लोग देखते हैं कि डीपीएसपी का जो पहला वाद आता है हमारे सामने, ये है चंपकम दोराईराजन वाद। ये हुआ था कब? ये केस हुआ था 1951 में हुआ था। 1951 में इसमें क्या बोला गया था? इसमें बताया गया कि डीपीएसपी जो है वो मूल अधिकारों के एक पूरक के रूप में लागू हो गया। इसका निर्णय, इस वाद में निर्णय जो निकला था न्यायालय से, यही निकला था कि मूल अधिकारों का ये पूरक के रूप में लागू किया जाएगा और डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से शोधन किया जा सकता है। आप लोग समझिए ये बात को। मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें दूसरा वाद, ये गोलकनाथ वाद है। गोलकनाथ वाद, इसमें पहले निर्णय में ये बताया गया कि उच्च न्यायालय ने इसमें अपना घोषणा सुनाया कि पहले के निर्णय में जो परिवर्तन किया गया था, पहले के निर्णय में मतलब चंपकम दोराईराजन वाद में जो परिवर्तन किया गया था, जो संशोधन कर सकते हैं, तो उसमें उस निर्णय को लेकर इन्होंने कहा कि पहले के जो निर्णय है वो परिवर्तन करते हुए कहा कि संसद को मूल अधिकारों का खंडों में पूर्णता में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट बात देखते हैं 25वें संशोधन, संवैधानिक संशोधन। यह संशोधन कब हुआ था? ये 1971 ईस्वी में हुआ था। इस अनुच्छेद के तहत मतलब रिजल्ट आया कि ये इसके तहत 25वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया है और इसके अनुसार 14 और 19 आर्टिकल में पदक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर अनुच्छेद 39B और 39C दोनों के तहत उद्देश्यों को लागू करने के लिए ये पारित किसी भी कानून को या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। समझ गए? देखिए यहाँ पे मैंने ये सारी बात लिखी है अच्छी तरह से। ये अनुच्छेद 31C को इसमें जोड़ा गया है इसके तहत 25वें संविधान संशोधन के तहत, और ये अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर, यदि 14 और 19 में प्रदत्त मौलिक अधिकार के उल्लंघन होता है तो उसके आधार पर ये अनुच्छेद B 39B और C दोनों के उद्देश्यों को लागू करने के लिए किसी भी पारित जो कानून किया गया है पहले से, उसे पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। समझ गए? इसके बाद हम लोग देखते हैं केशवानंदा भारती वाद। केशवानंदा भारती वाद में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन और जो, या आप लोग कह सकते हैं न्यायिक समीक्षा को जारी किया जाएगा, और इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 ये दोनों के खिलाफ संरक्षण हमेशा बना रहेगा। इसके खिलाफ 19 और 14 के खिलाफ संरक्षण बना रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाद हमारा है जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ये है मिनर्वा मिल्स वाद। जो ये वाद 1980 में हुआ था। इसमें रिजल्ट आया कि मिनर्वा मिल्स वाद से रिजल्ट आया कि इसके तहत सामंजस्यपूर्ण और सद्भावपूर्ण संरचना के सिद्धांत को स्थापना किया जाएगा। इसके तहत इस हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का स्थापना किया गया। अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या उपलब्धियां मिली है डीपीएसपी के तहत हमें अब तक, उस पर एक नज़र डालते हैं। ये डीपीएसपी के तहत देखा जाए तो ये काम करने का अधिकार, ये किसके तहत, किस अधिनियम के तहत मिला है?
ये अधिनियम आपको मिला है मनरेगा अधिनियम के तहत। मनरेगा मनरेगा अधिनियम ये कब मिला था? ये कब बना था अधिनियम? ये 2025 में बना था। और दूसरा है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 2009 में ये अधिकार, शिक्षा का अधिकार मिला था। इसके तहत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अधिनियम के तहत ये शिक्षा का अधिकार मिला। अब महिला सशक्तिकरण ये कब मिला? महिला सशक्तिकरण ये मिला हम लोग को 2005 में। और ये किसके तहत मिला? किस अधिनियम के तहत मिला? ये प्रस्तुति और प्रसुविधा अधिनियम के तहत मिला। किसके तहत? प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत। प्रसुविधा प्रसुविधा अधिनियम के 2005 के तहत मिला था। और पर्यावरण का कब मिला था? किस अधिनियम के तहत? ये वन जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 के तहत। और जैव विविधता देखा जाए तो, और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत ये प्राप्त है। अब पशुओं के प्रति जो क्रूरता किया जाता है, जैसे उसको जानवर को बेरहमी से मार देना, उसके निवारण अधिनियम, उसके प्रति अधिनियम क्या आया था? पशु के प्रति क्रूरता और उसके निवारण का अधिनियम 1960 में आया था। इसके तहत ही कोर्ट पशु को हत्या करने से, उससे क्रूरता करने से रोकती है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डीपीएसपी की हम लोग में कैसे उपयोग कर रहे हैं, मतलब किसको किसको डीपीएसपी का लाभ मिल रहा है। डीपीएसपी में देखा जाए तो ये लाभ महिलाओं के लिए देखते हैं कि क्या क्या इसके तहत मिल रहा है। डीपीएसपी के तहत ये समान रूप से जीविका का अधिकार ये डीपीएसपी के तहत प्राप्त है महिलाओं को। ये अनुच्छेद कितने के तहत मिल रहा है? ये अनुच्छेद 39A के तहत दिया गया है। दूसरा देखा जाए तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा रहा है महिलाओं को, ये अनुच्छेद 39D में दर्शाया गया है। और तीसरा देखें तो ये समान अवसर पर महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान किया जाता है, ये अनुच्छेद 39A में दिया गया है। और इसके बाद ये 39A में दिया गया है, आपने देखा किस चीज़ का? समान कार्य के अवसर का और निःशुल्क शिक्षा सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता। और आगे देखें तो काम करने की नियोजित और मानववादी परिस्थितियों में चाहे प्रस्तुति सहायता के लिए भी ये उपबंध कराया गया है। ये आर्टिकल कितने के तहत उपबंध कराया गया है? ये आर्टिकल 42 के तहत कराया गया है। आर्टिकल 42 में ये बताया गया है। और नेक्स्ट देखिए आर्थिक और शैक्षणिक के लिए, इसके लिए भी महिलाओं के लिए दिया गया है। आर्थिक और शैक्षणिक हितों पर ध्यान देते हुए ये अनुच्छेद 46 में दिया गया है। और पोषण और जीवन का स्तर को, उस महिलाओं का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए ये अनुच्छेद 47 में बताया गया है। अब चलिए देखते हैं डीपीएसपी से एसटी/एससी को किस तरह सहायता प्रदान हो रही है। डीपीएसपी के तहत ये एसटी/एससी को ये पहली सहायता है जो कि एसटी/एससी का है या कमजोर वर्गों को भी ये सहायता प्रदान है, जैसे कि शैक्षणिक और आर्थिक सहायता। इसके लिए उनको बढ़ोतरी मिल रहा है, ये अनुच्छेद 46 में दिया गया है। और ये इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत के लिए, ये अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो एक नीति निर्देशक तत्व को प्रतिस्थापित करता है और इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्रयास करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, उन्हें स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए और योग बनाने के लिए आवश्यक है।
हो। इसके बारे में, ये ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत के संगठन के लिए ये बताया गया है। ये आर्टिकल 40 में दिया गया है। अब देखिए डीपीएसपी से वृद्धजन को क्या सहायता प्रदान हो रही है, क्या लाभ उनको मिल रहा है। इसमें बताया गया है कि विशेष जो स्थिति, जैसे काम करने का हो गया, यदि विशेष स्थिति में यदि काम करना पड़ रहा है, या उसके बाद शिक्षा हो गया, लोक सहायता हो गया, इसको प्राप्त करने का अधिकार है, उनको दिया गया है। इसको प्राप्त करने का अधिकार उनको राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य हो गया और विकास की समस्याओं सीमाओं के भीतर काम पाने के और शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता और अन्य कोई भी अभाव जो दिशाओं में लोक सहायता प्रदान करता है, इसका इनको लाभ उठाने का पूरा अधिकार है। ये कितने आर्टिकल में दिया हुआ है? ये आर्टिकल 41 में बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जैसे हो गया कमजोर वर्ग के लोग हो गया, चाहे एसटी एससी लोग हो गए, उनको शैक्षणिक और आर्थिक जो सहायता है उनको प्रदान किया जाए। ये आर्टिकल 46 के तहत ये बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद दिव्यांगजन के बारे में समझते हैं कि दिव्यांगजन को क्या डीपीएसपी से प्राप्त नियम बना हुआ है। ये डीपीएसपी के अंदर दिव्यांगजन का भी एक आर्टिकल आता है। आर्टिकल के तहत वो है जिसमें बताया गया है कि जैसे निःशक्तता हो गया, उसकी स्थिति में काम करना हो पड़ रहा है, या शिक्षा या लोक सहायता प्रदान करने के बारे में, ये उसका अधिकार के बारे में इसमें आर्टिकल 41 में दिया गया है। अब देखते हैं बालक के लिए क्या बना हुआ है डीपीएसपी में। बालक की जो शोषण किया जाता है तो उसको रक्षा करने के लिए, जैसे उसका आर्थिक आवश्यकता जो रहता है उसको पूरा करने के लिए और वैसे रोजगार में जाने से रोकने के लिए जिसका कि आयु और शक्ति के अनुकूल वो नहीं है, उस रोजगार में जाने के लिए ये अनुच्छेद 39E में समझाया गया है। और 39F में यही बताया गया है बालक के लिए कि वह स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा देने और बाल के व्यक्तियों को शोषण से बचाने के लिए और उसके नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करने के लिए 39F में बताया गया है। और उसके बारे में ये बताया गया है कि नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। उसमें दिखाया गया है कि जैसे 6 वर्ष यदि कम बच्चे हों, उनकी प्रारंभिक जो बाल व्यवस्था है उसमें शिक्षा प्रदान करने का बारे में आर्टिकल 45 में दर्शाया गया है। अब पर्यावरण के बारे में ये आर्टिकल 48A के तहत बताया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन जीवों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करेगा। हम लोगों ने ये डीपीएसपी के बारे में पूरा समझा और हम लोगों का ये रिवीजन कैसा रहा आप लोग कमेंट करना। चलिए एक बार पूरी नज़र डाल लेते हैं हमारे डीपीएसपी। मैंने सीरियल वाइज तो डीपीएसपी के आर्टिकल को नहीं पढ़ाया, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने पूरी कवर कर दिया है। क्वेश्चन बनना है इन्हीं से बनना है। चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं एक बार सीरियल वाइज कि किस आर्टिकल में हमारा 36 आर्टिकल से लेकर 51 आर्टिकल जो आता है डीपीएसपी के अंदर, उसमें कौन कौन से आर्टिकल में क्या समझाया गया है वो हम देखते हैं। चलिए इसमें समझाया गया है कि एक सेकेंड, आर्टिकल ये देखिए, ये अनुच्छेद आप लिख लीजिएगा और उसके बारे में ये लिखिएगा। अनुच्छेद 36 में बताया गया है कि राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको? राज्य को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। 37 में क्या बताया गया है? 37 में बताया गया है कि संविधान के भाग 4 के उपबंध में किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि परिवर्तनीय नहीं होगा, नहीं होगा। क्या परिवर्तनीय नहीं होगा? भाग 4 38 में बताया गया है
सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक न्याय, इनके बारे में बताया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। और 39 में क्या बताया गया है? 39 में यही बताया गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व के बारे में। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व के बारे में। 39 में क्या बताया गया है? 39 में निःशुल्क विविधता सहायता के लिए बताया गया है। निःशुल्क विविध सहायता के बारे में बताया गया है। 40 में ये ग्राम पंचायत के बारे में, उसके संगठन के बारे में, बताया गया है। किसके? ग्राम पंचायत। 41 में ये कल्याणकारी सरकार के बारे में बताया गया है। कल्याणकारी सरकार के बारे में। चलिए आप लोग लिखते जाइए। 42 में क्या बताया गया है? 42 में बताया गया है, इसमें है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का या प्रस्तुति सहायता उपबंध के बारे में बताया गया है। प्रस्तुति सहायता उपबंध के बारे में। 43 में क्या बताया गया है? 43 में दिया हुआ है उचित मजदूरी और जीवन स्तर के बारे में। उचित मजदूरी एंड जीवन स्तर, और जीवन स्तर के बारे में बताया गया है। 43 में उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों को भाग लेने के लिए बताया गया है। उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों को भाग लेना, उसके बारे में बताया गया है। 43 में सहकारी समिति को बढ़ावा के लिए बताया गया है। सहकारी समिति बढ़ावा दिया हुआ है। 44 में क्या दिया हुआ है? 44 आर्टिकल में दिया हुआ है समान नागरिक संहिता के बारे में। समान नागरिक संहिता। आप लोगों ने समझ लिया कि ये समान नागरिक संहिता क्या है? जो अभी यूसीसी चल रहा है न्यूज में, वही है। मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ा दिया है। 45 में बताया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग का शोषण के बचाव के लिए। किसका? ST, SC और कमजोर वर्ग, कमजोर का बचाव के लिए, कमजोर वर्ग का बचाव के लिए, संरक्षण के लिए। 47 में दिया हुआ है पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य के लिए, और लोक स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। 48 में दिया हुआ है, 48 में वैज्ञानिक कृषि पशुपालन के लिए दिया हुआ है। किसके लिए? वैज्ञानिक कृषि पशुपालन। उसके बाद देखिए 49 में दिया है आर्टिकल 48A भी है। 48A में दिया हुआ है पर्यावरण और वन जीव के लिए। पर्यावरण एंड वन जीव। 49 आर्टिकल में दिया हुआ है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। वस्तुओं का संरक्षण।
50 में दिया हुआ है, आर्टिकल 50 में दिया हुआ है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के लिए। किसके लिए? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के लिए। करण। और लास्ट हम लोग का ये 51 आर्टिकल में राज्य द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है और सुरक्षा है उसको प्रोत्साहन के लिए। राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन बताया गया है। आप लोगों ने देखा हम लोग आर्टिकल कितने से 36 से आर्टिकल डीएसपी का 36 से 51 तक हम लोगों ने किस तरह रिवीजन किया। आप लोग बताओ ये यूजफुल है कि नहीं है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पॉलिटी के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके लिए धन्यवाद और आप लोग रिवीजन कंटिन्यूअसली करते रहो। फिर मिलेंगे कल। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।